डियर स्टूडेंट्स, महासागरीय धाराओं को लेकर आज मैं फिर आपके बीच में उपस्थित हूं अपने वीडियो के माध्यम से। और आज का ये वीडियो बीए पार्ट प्रथम भौतिक भूगोल के विद्यार्थियों के लिए मैंने बनाया है। इसमें हम विभिन्न महासागरों से संबंधित धाराओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अटलांटिक महासागर की धाराओं पर चर्चा करें। अटलांटिक महासागर को हम दो भागों में बांटते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो यहाँ हम अटलांटिक महासागर के दोनों भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं को भिन्न भिन्न उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के विभागों के हिसाब से अध्ययन करेंगे। उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं की यदि हम चर्चा करें तो इसमें जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनमें एक है उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धारा। यह जो धारा है ये 5 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में भूमध्य रेखा के समीप चलती है, बहती है। ये पूर्व में अफ्रीका के तट से पश्चिमी द्वीप समूह तक प्रवाहित होती है। इस धारा का सबसे पहले जो उल्लेख मिला वो फिंडले के द्वारा 1853 में किया गया। फिंडले ने 1853 में इस धारा के बारे में बताया कि उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धारा 5 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में प्रवाहित होती है। और ठीक इसी प्रकार से दूसरी उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है एंटिलीज की गर्म धारा। ये ब्राजील के साओरोक अंतरीप के निकट दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा दो भागों में बंट जाती है। उत्तरी शाखा उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा में मिलकर के कैरिबियन सागर और मेक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है। इसका जो शेष भाग है वो पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्वी किनारे पर एंटिलीज धारा के नाम से प्रवाहित होता है। तो यह एंटिलीज की धारा है जो दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा के दो भागों में से एक भाग के रूप में यह प्रवाहित होती है। इसी तरीके से फ्लोरिडा की धारा है, यह भी उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। यह वास्तव में उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा का ही विस्तार आप इसको कह सकते हैं, जो युकाटन चैनल से होकर के मेक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करता है। और इसके जो लक्षण हैं वो विश्वतीय जलराशि जैसे ही हैं। विश्वतीय जलराशि में जो लक्षण पाए जाते हैं वो इसमें भी पाए जाते हैं। मूलतः यह फ्लोरिडा की जो धारा है वो गर्म धारा ही है। अब उत्तरी अटलांटिक धारा है ग्रांड बैंक से दूर जो गल्फ स्ट्रीम पर हमारी पछुआ पवने जो स्थायी पवने हैं उनका प्रवाह स्पष्ट दिखाई देता है। यह पूर्व की ओर मुड़ जाती है और ये ग्रांड बैंक से दूर गल्फ स्ट्रीम तक इसका प्रभाव दिखाई देता है। फिर गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा है, ये होल्टेरस अंतरीप से ग्रांड बैंक तक इस धारा को गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम धारा को मेक्सिको की खाड़ी में पर्याप्त मात्रा में गर्म जल प्राप्त होता है जिसको ये ठंडे क्षेत्रों में लेकर के जाती है। तो मूलतः यह भी गर्म धारा है। इसी तरह से एक धारा है उत्तरी अटलांटिक महासागर की जिसका नाम है कनारी की धारा। यह धारा ठंडी धारा है। यह उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर मडेरिया से कैपवर्ड द्वीप के बीच में बहती है। गल्फ स्ट्रीम का जो गर्म जल है यहाँ तक पहुँचने पर यह ठंडी धारा के रूप में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठंडा हो जाता है। यह धारा अंत में उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा में मिल जाती है। इस तरह से एक चक्र पूरा करती है और इस धारा में मौसमी परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। मौसमी बदलाव भी इस धारा के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसके बाद एक और ठंडी धारा है, लेब्राडोर की ठंडी धारा है।
यह धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी धारा है जो कि बैफिन की खाड़ी से डेनिस जलडमरू मध्य तक दक्षिण की ओर बहती है। यह धारा सागर तल को संतुलित करने का कार्य करती है। गर्म और ठंडे जल के मिलने से न्यू फाउंडलैंड के आसपास जो घना कोहरा हो जाता है, क्योंकि गर्म और ठंडा जल मिल रहा है इसलिए यहाँ पर घना कोहरा बनता है। और यह जो धारा है ये मत्स्य उद्योग के लिए आदर्श अवस्था वाली होती है, क्योंकि यहाँ गर्म और ठंडा जल मिलता है। एक तरफ से प्लैंकटन आता है, दूसरा मछलियाँ होती हैं यहाँ पर, तो इससे मछली उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। तो लेब्राडोर की ठंडी धारा का ये हमने आपको जानकारी दी। और इसी तरह से सारगासो सागर के उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम, कनारी और भूमध्य रेखीय धाराओं के चक्र के बीच में जो शांत जल का क्षेत्र है उसको सारगासो सागर कहते हैं। इसके तट पर घास तैरती रहती है जिसे पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं, जिसके नाम पर इसका नाम सारगासो सागर रखा गया है। इसका क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। तो ये इन धाराओं के बीच में शांत एक जल का भाग बन गया है जिसको सारगासो सागर कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो गल्फ स्ट्रीम की धारा है, कनारी की धारा है और उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा है, इनके चक्र से एक सागर बन रहा है। ये भी हमने आपको जानकारी दी। ये कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में पूछ लिया जाता है और वैसे भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि सारगासो सागर की कहाँ स्थिति है और ये किन धाराओं से के बीच में स्थित है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं की। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं में दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म धारा है। यह धारा विषुवत रेखा के दक्षिण में उसके समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में चलती है, जो भूमध्य रेखा के साथ साथ चलती है। ठीक इसी प्रकार दूसरी गर्म धारा ब्राजील धारा है। दक्षिणी विषुवतीय धारा पश्चिम में चल कर के वहां से आगे ये जब बढ़ती है पश्चिम में, तो ये वहां पहुंच करके ब्राजील के तट के साथ साथ बहने लगती है और यह एक कमजोर धारा के रूप में बहती है, गति इसकी कम होती है। एक फॉकलैंड की धारा है जो ठंडी धारा है, यह भी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं में से एक है। दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी पूर्व तट के साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ये अपने साथ अंटार्कटिका प्रदेश से हिमशिलाएं बहा करके लाती है। गर्म और ठंडे जो जल है यहाँ पर मिलता है और उसके कारण से यहाँ पर भी कुहासा छा जाता है, कोहरा बन जाता है। एक धारा यहाँ है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बेंगुला की धारा, यह भी ठंडी धारा है। यह अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट के सहारे उत्तर की ओर बहने वाली धारा है और यह एक अनियमित और कमजोर धारा के रूप में जानी जाती है। ठीक इसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण धारा है दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। इसकी गति धीमी होती है इसलिए इसको ड्रिफ्ट कहते हैं। पहले हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, ड्रिफ्ट, करंट और स्ट्रीम में क्या अंतर है। तीव्र पछुआ जो पवने हैं उनके प्रभाव से 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पश्चिम से पूर्व की ओर जो जल प्रवाहित होता है यह है दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट। यह वास्तव में ब्राजील धारा का ही पूर्वी विस्तार है, लेकिन इसकी प्रकृति बदली हुई है, इसलिए इसको दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से अलग से एक नामकरण इसका किया गया है, अलग से जाना जाता है। तो ये थी हमारी अंध महासागर की, अटलांटिक महासागर की धाराएं। और आइए अब हम आपको जानकारी देते हैं प्रशांत महासागर की धाराओं की। प्रशांत महासागर की धाराओं को भी हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांट करके ही अध्ययन करेंगे। पहला उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराओं में अनेक धाराएं हैं, जिनमें पहली धारा के रूप में हम ले रहे हैं उत्तरी विषुवतरेखीय धारा। यह धारा मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से आरंभ होती है और फिर ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई
फिलिपाइन द्वीप समूह तक जाती है। ठीक इसी तरह से दूसरी है क्यूरोसिओ की गर्म धारा है। ये उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा जब फिलिपाइन द्वीप तक पहुंच जाती है तो उसके बाद ताइवान और जापान के तट के साथ उत्तरी दिशा में बहने लगती है और क्यूरोसिओ धारा के नाम से ये फिर जानी जाती है। इसी प्रकार से एक उत्तरी प्रशांत गर्म धारा है। जापान के दक्षिणी पूर्वी तट पर पहुंचने के बाद क्यूरोसिओ की जो धारा है वो प्रचलित जो वहाँ पछुआ पवने हैं उनके प्रभाव में आ जाती है और उनके प्रभाव से महासागरीय तट के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है, तो वहाँ ये उत्तरी प्रशांत गर्म धारा के नाम से जानी जाती है। इसी तरह से कैलिफोर्निया की ठंडी धारा है। यह उत्तरी प्रशांत धारा का ही विस्तार है क्योंकि ये ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर बहती है और इसीलिए इसे कैलिफोर्निया की ठंडी धारा के नाम से भी जाना जाता है। एक अलास्का की धारा है। अलास्का की धारा के यदि हम देखें तो ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ उत्तरी प्रशांत महासागर की दूसरी धारा घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में उत्तर की ओर मुड़ जाती है और ये अलास्का की धारा के नाम से जानी जाती है। एक आयोसीओ की धारा है जो ठंडी धारा है। ये बेरिंग जलडमरू मध्य से शुरू होकर के कमचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली धारा है जो ठंडे जल की धारा है। और इसी तरीके से एक है ओखोटस्क अथवा क्यूराइल की धारा। यह ओखोटस्क सागर से प्रारंभ होती है, सखालिन द्वीप के पूर्वी तट के साथ साथ बहती है और जापान के होक्काइडो द्वीप के ओयोशिओ धारा से मिल जाती है। तो ये है ओखोटस्क या क्यूराइल की धारा। अब हम बात करते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराओं की, जिनमें हम 4 महत्वपूर्ण धाराओं की बात यहाँ करेंगे। पहला है दक्षिणी विषुवतरेखीय गर्म धारा। यह जो गर्म जल धारा है ये पूर्व में मध्य अमेरिका के तट से पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तक प्रवाहित होती है। इसी तरह से दक्षिणी प्रशांत धारा है। ये धारा तस्मानिया के निकट पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा पछुआ जो पवने हैं उनके प्रभाव में आ जाती है, उसके कारण से बनती है और पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। यहाँ पर इसे दक्षिणी प्रशांत धारा के नाम से जानते हैं। तो मूल रूप से ये ऑस्ट्रेलियन धारा ही है जो कि पछुआ पवनों के प्रभाव में आने के कारण ये पश्चिम से पूर्व बहती है और इसका नाम बदल करके फिर यहाँ दक्षिणी प्रशांत धारा के नाम से जाना जाता है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म धारा है। यह ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट के साथ साथ बहती है, गर्म है, इसलिए पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म जल धारा के नाम से जानी जाती है। ठीक इसी प्रकार से पेरू की धारा है। दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर पहुंचकर यह उत्तर की ओर मुड़ जाती है और पेरू के तट के साथ साथ बहने लगती है। यह ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। तो ये पेरू की धारा आपने सुनी। ये हमारे उत्तरी और दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं थी। और अब कुछ धाराएं हिंद महासागर की धाराएं हैं, इनकी भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। हिंद महासागर को भी हम ठीक उसी प्रकार से 2 भागों में बांट करके उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांट करके अध्ययन कर रहे हैं। उत्तरी हिंद महासागर की धाराओं में उत्तरी पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट है। इसे उत्तरी पूर्वी मानसून अपवाह भी कहा जाता है। यह जो ड्रिफ्ट है ये मलक्का जलडमरू मध्य से आरंभ होता है और बंगाल की खाड़ी के तट के साथ साथ बहता हुआ अरब सागर में प्रवेश कर जाता है। दूसरा है ये प्रति विषुवतरेखीय धारा है जो पश्चिम में जंजीबार द्वीप के निकट से आरंभ होती है और ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। अब हम दक्षिणी हिंद महासागर की धाराओं की चर्चा कर रहे हैं। दक्षिणी हिंद महासागर में दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा है। यह धारा भूमध्य रेखा के समीप दक्षिण में पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। मेडागास्कर की धारा है जो कि गर्म धारा है। दक्षिणी भूमध्य रेखा के मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट पर बहने वाली जो शाखा है ये मेडागास्कर धारा के नाम से जानी जाती है। मोजाम्बिक की एक धारा है, यह भी गर्म धारा है। मेडागास्कर द्वीप के पास पहुंचने पर
दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा दो शाखाओं में बंट जाती है। एक शाखा मेडागास्कर द्वीप के से परे दक्षिण की ओर और दूसरी मोजाम्बिक चैनल में प्रवेश कर जाती है। मोजाम्बिक चैनल में प्रविष्ट होने वाली जो धारा है ये मोजाम्बिक गर्म जल धारा के नाम से जानी जाती है। एक अगुलहास की गर्म धारा है। मेडागास्कर द्वीप के परे दक्षिण में मोजाम्बिक धारा और मेडागास्कर धारा मिलकर के एक हो जाती हैं। यह संयुक्त धारा अगुलहास धारा कहलाती है। ये कई बार प्रश्न बनता है, अगुलहास धारा किन दो धाराओं के मिलने से बनती है? तो मोजाम्बिक धारा और मेडागास्कर धारा जब मिलती हैं तब इसको अगुलहास धारा के नाम से जाना जाता है। अब एक है इसमें ड्रिफ्ट और है, पछुआ पवन ड्रिफ्ट है। ये हिंद महासागर के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के दक्षिणी सिरे के निकट तक पहुंचती है। इसका बहाव चूंकि गति कम होती है इसलिए ड्रिफ्ट के नाम से जानी जाती है। और फिर एक और धारा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा जो ठंडी धारा है। यह पछुआ पवन ड्रिफ्ट की एक शाखा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में बहती हुई निकल जाती है और दूसरी शाखा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से उत्तर की ओर मुड़ जाती है। इस दूसरी शाखा को पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन ठंडी धारा के नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, ये थी हमारी धाराएं और इन धाराओं के ऊपर हमने चर्चा की है। तीनों महासागरों की धाराएं हमने आपको बताई हैं। अंध महासागर की उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांटते हुए, प्रशांत महासागर को भी उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांटते हुए और हिंद महासागर को भी उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटते हुए हमने धाराओं का अध्ययन किया है। अब हम बहुत संक्षेप में आपको बता रहे हैं महासागरीय धाराओं का प्रभाव क्या है। ये जो महासागरों में चलने वाली जल धाराएं हैं, एक तो निकटवर्ती समुद्र तटीय क्षेत्रों की जलवायु पर गहरा प्रभाव डालती हैं। नंबर 1, जलवायु के ऊपर इनका प्रभाव है। ये तापमान, आर्द्रता और वृष्टि को प्रभावित करती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवीय और उपध्रुवीय क्षेत्रों से अपने साथ प्लैंकटन लाती हैं और मछलियों के लिए प्लैंकटन बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्य सामग्री के रूप में है। तो एक खाद्य आपूर्ति करता है मछलियों के लिए और इसका परिणाम ये होता है कि इन क्षेत्रों में मछलियों की वृद्धि होती है जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं। महासागरों के व्यावसायिक समुद्री जलमार्ग भी इन जल धाराओं का अनुसरण करते हैं, तो इसमें इनके लिए ईंधन की बचत होती है। ये भी एक महत्वपूर्ण इनका प्रभाव है। महासागरीय धाराओं का प्रभाव हमारे जो तटवर्ती क्षेत्र हैं उनके ऊपर भी पड़ता है। वहाँ का जलवायु तो इससे प्रभावित होता ही है, वहाँ की वृष्टि भी इससे प्रभावित होती है। तो ये थी हमारी धाराएं और इन धाराओं का आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए इनको ठीक से आप समझें, अध्ययन करें और महत्वपूर्ण प्रश्न के तौर पे भी आप इसको याद करें, तैयार करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।